हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट लर्निंग। हम समझ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। हमने लाइफ प्रोसेसेस के सभी सेशन को इस तरह से बनाया है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ उन्हें याद भी रख सकें। अगर आप अपने एनवायरनमेंट से प्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लाइफ प्रोसेसेस को समझना आपके लिए किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा। आप अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स को जानना चाहते होंगे। हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर थाली में परोसे गए फूड को एंजॉय करते हैं क्योंकि इस दुनिया के सबसे सभ्य जानवर हम ही हैं। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे आसपास प्रेजेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं और वो अलग अलग तरीक़ों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, हमारे आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को इनटेक करके उससे एनर्जी एंड लाइफ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इनमें मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब हम कोई काम करते हैं जैसे साइकिल चलाना, एक्सरसाइज करना, खेलना, इनमें एनर्जी का यूज़ होता है। अगर हम कोई काम ना भी कर रहे हों तब भी हमारी बॉडी खुद को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज़ करती है। इस बारे में हमने लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बात की थी। आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। अगर अब तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे बोन्स एंड टीथ को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को कैल्शियम एंड फास्फोरस की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। हमारी रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और इसके प्रोडक्शन के लिए आयरन नेसेसरी होता है। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हमें एनर्जी के साथ साथ अनदर मटेरियल की भी ज़रूरत होती है और हमारा फूड इस एनर्जी एंड मटेरियल का सोर्स है। सभी ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी एंड मटेरियल की रिक्वायरमेंट सेम होती है, लेकिन इसकी पूर्ति अलग अलग तरीके से होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज उन्हें कहा जाता है जो सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें कार्बन नहीं होता या बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है। जो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज को फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को शरीर के रखरखाव और ग्रोथ के लिए यूज़ करने से पहले उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए ऑर्गेनिजम्स द्वारा एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है और इस तरह से न्यूट्रिशन को प्राप्त करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये हेटरोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करते हैं। एनिमल्स एंड फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब तक हमें ये समझ में आ गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके खुद को मेंटेन करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन समझने के बाद
अब हम समझेंगे कि किस तरह से ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ वर्ड में ऑटो का मीनिंग है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मीनिंग है फूड। ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स इटसेल्फ विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ये अपना फूड खुद बनाते हैं। और फूड बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? यस, यू आर राइट, फोटोसिंथेसिस। या हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपनी कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फोटोसिंथेसिस द्वारा पूरी करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉफ्स बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उन्हें एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एक एनालॉजी से समझेंगे ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ और इस प्रोसेस को आसानी से समझकर याद रख पाएँ। हम दो सिनेरियो लेकर चलते हैं। एक तरफ ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं। हम बना रहे हैं एक डिलीशियस डिश और प्लांट्स को बनाना है ग्लूकोज। हम डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं जैसे वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड वाटर। उसी तरह प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सनलाइट जो एक एनर्जी सोर्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलती है और वाटर जो प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। हमने इंग्रेडिएंट्स तो इकट्ठा कर लिए, अब हमें एक रेसिपी भी चाहिए ताकि हम डिश के लिए एग्जैक्ट स्टेप्स एंड सही मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकें। फिर तो प्लांट्स को भी रेसिपी चाहिए होगी। उन्हें कौन देगा रेसिपी? वो किसी और की रेसिपी यूज़ नहीं करते, उनके पास खुद की रेसिपी होती है जो कि उनके डीएनए में एनकोडेड रहती है। ये रेसिपी उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए गाइड करती है कि कैसे सभी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके ग्लूकोज बनेगा। इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी हमें मिल गई। अब इसे पकाने के लिए कोई स्टोव या ओवन चाहिए जो एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा और प्लांट्स का एनर्जी सोर्स है सनलाइट। प्लांट्स में स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। इस तरह से स्टोव की हीट हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स को एक डिश में बदल देगी और क्लोरोफिल द्वारा कैप्चर की गई सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। लास्ट में हमें एक प्लीजेंट एरोमा के साथ एक डिलीशियस डिश मिलती है। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को ग्लूकोज के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिलती है। ये ग्लूकोज प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और जो ग्लूकोज इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है उसे स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। और हमारी बॉडी एनर्जी को किस रूप में स्टोर करती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हमने अभी समझा उसे इक्वेशन के रूप में समझ लेते हैं। पहले हम इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। अब हमें इसे पकाने के लिए चाहिए एनर्जी, वो मिलेगी सनलाइट से। सनलाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल। बस बन गई प्लांट की डिश ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स में भी 6 कार्बन होने चाहिए, इसलिए हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ग्लूकोज में इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इससे हमें हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमने कितने ऑक्सीजन एटम्स यूज़ किए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में 12 एंड वाटर में 6, तो टोटल हुई 12 + 6 18। अब प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर होनी चाहिए 12, तो ऑक्सीजन के हम 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे जिससे यहाँ पर 12 ऑक्सीजन एटम्स हमें मिल जाएंगे।
और टोटल 18 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आई होप अब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन नहीं भूलेंगे। अब हम प्लांट्स की सीक्रेट रेसिपी भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। जब हम लीफ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस तरह की दिखाई देती है। आप देखिए, इनमें कुछ सेल्स में ग्रीन पैचेस हैं। यही ग्रीन पैचेस क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी लीफ का ग्रीन कलर इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल के कारण होता है। कई बार हम ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनमें वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब इन पर ग्रीन कलर के इर्रेगुलर पैचेस होते हैं, यानी कि जहाँ पर ग्रीन कलर होता है उस स्थान की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जहाँ पर ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट नेसेसरी होते हैं, यानी जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है वो सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसकी लीव्स वेरीगेटेड हों। इस प्लांट को लगभग 3 डेज़ के लिए डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम में क्यों रखना है? ताकि इसमें जो फूड स्टार्च के रूप में स्टोर है वो यूज़ हो जाए और डार्क में रखने पर ये फोटोसिंथेसिस करके नया स्टार्च भी नहीं बनाएगा। 3 डेज़ के बाद हम इस प्लांट को डार्क रूम से निकालकर उसे 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में रखने पर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। अब हम इस प्लांट की एक लीफ को तोड़ेंगे और उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेंगे ताकि हम एक्सपेरिमेंट के बाद इस लीफ को कंपेयर करके रिजल्ट्स निकाल सकें। अब इस लीफ को उबलते हुए पानी में कुछ मिनट्स के लिए डाल देंगे। उसके बाद लीफ को अल्कोहल में डालेंगे और एक बॉयल आने के बाद उसे निकाल लेंगे। अब लीफ को आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल देंगे। कुछ मिनट्स बाद उसे बाहर निकाल लेंगे और लीफ को धो देंगे ताकि आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर से हट जाए। अब इस लीफ को ऑब्जर्व करें। आपको कहीं कहीं ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देंगे। आप जानते होंगे कि जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लू कलर देता है। अब लीफ को उसकी पहले ली गई पिक्चर के साथ कंपेयर करो। जहाँ पर पहले ग्रीन कलर था सिर्फ वही पार्ट आपको ब्लू दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि जहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे वहीं पर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है। प्लांट की लीव्स के सरफेस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू मैसिव अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिर्फ स्टोमेटा से ही गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि प्लांट के स्टेम एंड रूट के सरफेसेस से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन स्टोमेटास के थ्रू वाटर का भी लार्ज अमाउंट में लॉस होता है। इसलिए प्लांट्स को जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब वे अपने स्टोमेटास को क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा को खोलने व बंद करने का काम कौन करता है? फ्रेंड्स, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम गार्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हमारी सोसाइटीज़ के गेट पर एक गार्ड अंकल खड़े रहते हैं। वो गेट को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। उसी प्रकार स्टोमेटा की गार्ड सेल्स भी उन्हें खोलने व बंद करने का काम करती हैं। गार्ड सेल्स में जब पानी भर जाता है तब वो फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं।
जब इन सेल्स से पानी बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या सच में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? चलिए इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम दो सेम टाइप के प्लांट्स लेंगे। दोनों प्लांट्स को पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह 3 डेज़ के लिए डार्क रूम में रख देंगे ताकि प्लांट्स स्टोर्ड स्टार्च को यूज़ कर लें। अब दोनों प्लांट्स को बाहर निकाल लेंगे और एक प्लांट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रख देंगे और दोनों प्लांट्स को बेल जार से ढक देंगे और उन्हें वैसलीन से सील कर देंगे ताकि बाहर से एयर अंदर ना जाए और अंदर से बाहर ना आए। अब दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये जान लें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लगभग 2 आवर्स के बाद हम दोनों प्लांट से एक एक लीफ को तोड़ेंगे और उनमें अलग अलग स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था। पत्तियों को अल्कोहल में डालेंगे, फिर उन्हें धोएंगे, उसके बाद उन्हें आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। इस टेस्ट के बाद हम देखेंगे कि एक लीफ का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, लेकिन दूसरी लीफ का कलर चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्लांट के बेल जार में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा था, वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस के कारण प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया और स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए उसका आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आया, यानी लीफ का कलर चेंज नहीं हुआ। जबकि दूसरा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण फोटोसिंथेसिस कर पाया और उसकी पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट होने के कारण आयोडीन टेस्ट करने पर लीफ का कलर ब्लू हो गया। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है। हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें हमने समझा कि क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। क्या आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है या नहीं? अब तो आप आसानी से बता पाएंगे, है ना? चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी हम किसी पोटेड प्लांट को 3 डेज़ तक अंधेरे में रखेंगे और उसके बाद उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। हमें आसानी से पता चल जाएगा कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। एम आई राइट? अब तक हमने बात की कि ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बॉडी के लिए अदर रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। प्लांट्स इन्हें सॉइल से प्राप्त करते हैं। इनमें से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसका यूज़ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। नाइट्रोजन को प्लांट्स द्वारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में अपटेक किया जाता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में लिया जाता है। प्लांट्स द्वारा ऑब्टेन की जाने वाली ऑर्गेनिक फॉर्म को बैक्टीरिया द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर किया जाता है। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझ लिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आने वाले सेशन में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।